Hey guys, myself Ashwara Nagan. Today we are going to start an act that is Madhya Pradesh Land Revenue Code 1959. ये एक्ट नंबर 20 है 1959 का। इसका जो पर्पस इस एक्ट के आने का वो क्या है कि दिस इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू लैंड रेवेन्यू, द पावर्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर्स, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द होल्डर्स ऑफ लैंड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर टेन्योर्स एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू द लैंड एंड लायबिलिटीज इंसिडेंटल देयरटू इन द मध्य प्रदेश। मतलब ये जो एक्ट क्यों आया है, ये कंसोलिडेट करने के लिए आया है जो अलग अलग तरह के लॉस थे, ठीक है, उनको अमेंड करके जो लैंड रिलेटेड लैंड रिवेन्यू से रिलेटेड जो भी लॉस थे वो उनको कंसोलिडेट करने के लिए, उनको अमेंड करने के लिए। और इसमें क्या क्या बताई गई, जो पावर्स है रेवेन्यू ऑफिसर्स की, राइट्स है, लाइबिलिटीज हैं जो लैंड होल्डर्स हैं, है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट से जिनने लैंड होल्ड की है, उनका क्या एग्रीकल्चर टेन्योर है, उनसे रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं लैंड से, जो लाइबिलिटीज हैं उनसे इंसिडेंटल देयर टू मध्य प्रदेश में, उसको कंसोलिडेट एंड अमेंड करने के लिए लॉ आया है, ठीक है। Now we are going to start chapter first, that is preliminary. This is section first says that short title, extent and commencement. So this act is may be called Madhya Pradesh Land Revenue Code 1959. It extends to whole of MP, पूरे MP में लागू होता है, ठीक है। बट ये कहाँ लागू नहीं होता, ये जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है उनके अकॉर्डिंग, जो इंडियन फॉरेस्ट जो एक्ट है 1927 उनके अकॉर्डिंग जो रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे वहां पे ये लागू एक्ट नहीं होता है। बट उन फॉरेस्ट में भी जो जहाँ पे ऐसे एरिया हैं रेसिडेंशियल एरियाज जहाँ पे लैंड रेवेन्यू का रियलाइजेशन होता है, वहाँ का पेमेंट होता है और उनसे रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वहां पे अप्लाई होता है ये एक्ट, ओके। यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया गया है कि प्रोवाइडेड अफोर्सेड प्रोविजंस ऑफ दिस कोड शैल अप्लाई विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ लैंड। मतलब यूज ऑफ लैंड के रिलेटेड बताया गया है कि जो उस पर्पस के अकॉर्डिंग होगा, जो सेक्शन 59 में पर्पस दिए गए हैं कि लैंड किस किस पर्पस से यूज होती है उसके अकॉर्डिंग इनका रियलाइजेशन होगा ना। थर्ड ये बताता है ये कब से फोर्स में आएगा, जब से स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गैजेट में, तब से ये कोड जो है फोर्स में आएगा, ठीक है। अब सेकंड जो है डेफिनेशन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, सो स्किप टू द सेक्शन थर्ड। Section third says that section third start with the chapter second, board of revenue. Section 3 क्या बताता है, there is a constitution of board of revenue. Section 3 says that there shall be a board of revenue. अब board of revenue होगा तो वहाँ पे obviously उसके members वगैरह होंगे और एक उसका head होगा. So there shall be a president and 2 or more members with the state government from time to time appoint, ठीक है। जो भी टाइम टाइम स्टेट गवर्नमेंट बताएगा और मेंबर्स को अपॉइंट करेगा वो, और उसका एक प्रेसिडेंट होगा वहाँ पे, ठीक है। सेकंड क्या बताता है कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है और फंक्शनिंग कर रहा है अलग अलग रीजन में जो कर रहा था और इस कोड के आने से पहले कर रहा था, ठीक है। तो इस चैप्टर में उसको एग्जिस्टिंग बोर्ड माना जाएगा और जब ये जो कोड कमेंस आ जाएगा, फोर्स में आ जाएगा, तब से ये जो बोर्ड है उसको डीम टू बी अ बोर्ड ऑफ मध्य प्रदेश बोलेंगे, ठीक है। अब थर्ड क्या बताता है कि जो प्रेसिडेंट है और जो मेंबर्स हैं एग्जिस्टिंग बोर्ड के, वो जो मतलब पहले जो बोर्ड था एग्जिस्टिंग बोर्ड, उसके जो प्रेसिडेंट और मेंबर्स थे वो इसके क्या फर्स्ट प्रेसिडेंट्स और मेंबर्स कहलाए जाएंगे। अब सेक्शन जो फोर्थ है वो क्या बताता है, प्रिंसिपल सीट और उसके अदर प्लेसेस ऑफ सिटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तो उनकी कहीं मीटिंग वगैरह तो होंगी, तो वो कहाँ पे हेड होगी वो बताएगा यहाँ पे, ठीक है। जो ये क्या बताता है कि द प्रिंसिपल सीट ऑफ बोर्ड एट बी सच प्लेस, वही प्लेस जो भी स्टेट गवर्नमेंट है टाइम टू टाइम अपॉइंट करेगा, नोटिफाई करेगा, उस जगह वहां पे इनकी मीटिंग होगी। सेकंड क्या बताता है कि फर्स्ट में कुछ भी लिखा हो, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो भी बताए, उसके अलावा भी जो प्रेसिडेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बोर्ड के प्रेसिडेंट से कंसल्टेशन लेगा। कंसल्टेट करने के बाद वो लोग जो जगह डिसाइड करेंगे वहां पे बोर्ड की मीटिंग होगी, ठीक है। ये सेक्शन 4 बताता है। सेक्शन 5 क्या बताता है, कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। अब क्या, एक बोर्ड था, बोर्ड के मेंबर्स थे, अब मेंबर्स की सिटिंग कहाँ होती थी इसमें 4 में बताया। 5 क्या बताएगा कि उसकी क्या क्या कंडीशन है सर्विस की। तो 5 क्या बताता है कि अगर वेयर देयर इज एन एनी मेंबर विच इज जो क्या बोलते हैं कि रीजन ऑफ एब्सेंस से वो नहीं आ पा रहा है और अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेगा स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन द्वारा अपॉइंट कर देगा कोई पर्सन को उसके पर्सन के प्लेस पे, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग उस समय के लिए इसको रिप्लेस कर देगा, इसलिए कोई और अपॉइंट कर देगा बोर्ड के मेंबर के रूप में, ठीक है। सेक्शन 5 जो सब क्लॉज 2 है,
ये बताता है कि except as expressly provided by this code, the terms and condition of the service of president, members of the board such भी सिंपल है। टर्म्स एंड जो कंडीशंस है बोर्ड की, प्रेसिडेंट की, उनके मेंबर्स की, वो शैल बी सच इस तरह की होंगी जो भी स्टेट गवर्नमेंट है प्रिस्क्राइब करेगा, कंडीशन लेट डाउन करेगा, उनके अकॉर्डिंग उनकी वो होगी टर्म्स एंड कंडीशंस, वो फॉलो करेंगे स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, प्रेसिडेंट और मेंबर्स ऑफ एग्जिस्टिंग बोर्ड जो है वो कब तक कंटिन्यू करते रहेंगे वो जो उनकी कंडीशंस है, जब तक फर्दर मॉडिफिकेशन कुछ नहीं आ रहा तब तक उनकी वही सेम कंडीशंस एंड टर्म्स रहेंगी। ठीक है, अब जो थर्ड क्लॉज है, थर्ड क्लॉज क्या बताता है कि एलिजिबिलिटी बताता है एक तरीके से कि अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ मेंबर ऑफ बोर्ड अनलेस ही, जो पर्सन है वो बोर्ड का मेंबर बनने के लिए कब वो एलिजिबल नहीं है, ये बताता है कि जब वो हाई कोर्ट का जज के रूप में नहीं है, नियुक्ति का पात्र अगर वो नहीं है हाई कोर्ट के जज के रूप में, तो वो बोर्ड के मेंबर बनने के रूप में भी एलिजिबल नहीं है। सेकंड क्या बताता है कि वो एक रेवेन्यू ऑफिसर होना चाहिए एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, और 5 ईयर्स मतलब होना चाहिए वो रेवेन्यू ऑफिसर, और वो कलेक्टर के रैंक से नीचे का रेवेन्यू ऑफिसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर नीचे का होगा तो वो भी एलिजिबल नहीं है बोर्ड का मेंबर बनने के लिए। अब सेक्शन 6 क्या बताता है, पहले हमने क्या पढ़ा था थर्ड में, बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन था, फिर उनकी प्लेस ऑफ सिटिंग वगैरह हुई थी, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, अब उनको सैलरी वगैरह भी मिलेगी। तो 6 में सैलरी और अलाउंसेस का दिया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सैलरी और अलाउंसेस इनको पे करेगी, और जो सैलरी एंड अलाउंसेस है वो कंसोलिडेटेड ऑफ फंड जो है वहां से इनको चार्ज किया जाएगा, स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड है वहां से इनको मिलेगा, चार्ज किया जाएगा। देन सेक्शन 7 क्या बताता है, बोर्ड का जुरिसडिक्शन, बोर्ड क्या क्या पावर एक्सरसाइज करेगी, जो क्या क्या फंक्शन डिस्चार्ज करेंगे। एक 3 तरह की चीजें इसमें बताई गई हैं। फर्स्ट, जो भी इस कोड में बताया गया है बोर्ड की फंक्शन ड्यूटीज, तो बोर्ड वो करेगा। सेकंड, इस कोड में नहीं तो कोई अदर इनएक्टमेंट में, अदर कोड में जो भी इसकी ड्यूटीज है फंक्शंस बताई गई हैं वो बोर्ड फुलफिल करेगा। थर्ड वन, जो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन द्वारा बताएंगे इनके फंक्शंस, तो वो ये बोर्ड करेगा। देन सेक्शन 8 क्या बताता है कि बोर्ड की सुपरिटेंडेंस पावर बताता है। ठीक है, द बोर्ड शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल मैटर सब्जेक्ट टू इट्स एपिलेट, ये बता रहा है कि जो भी सारे मैटर जो एपिलेट हैं या जो भी रिविजनल जुरिसडिक्शन के मैटर्स हैं, तो सारी जितनी भी अथॉरिटीज है बोर्ड उसका सुपरिटेंडेंट होगा, हेड होगा एक तरीके से, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी हमारा बोर्ड होता है। ठीक है, इन मैटर को डील करने के लिए, और कॉल फॉर रिटर्न्स भी वो कर सकता है। देन सेक्शन 9 क्या बताता है, एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन बाय अ सिंगल मेंबर एंड बेंचेस, जो बोर्ड है बोर्ड क्या रूल्स बना सकता है, एक्सरसाइज ऑफ पावर जो है वो फंक्शन से जो एक्सरसाइज कर सकता है बोर्ड, है ना। और जो बेंचेस हैं, बोर्ड में बेंचेस होती है, वो 1 और मोर मेंबर द्वारा बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, और वो जो बेंच जो भी डिसीजन देती है वो बोर्ड का डिसीजन माना जाता है। ठीक है, ये सेक्शन 9 में बताया। सेक्शन 10 क्या बताते हैं कि केसेस पेंडिंग एट द कमेंसमेंट ऑफ द कोड, और इसमें बताया गया है कि इस कोड के आने से पहले जो भी केसेस थे, कि जो भी अपील थी, एप्लीकेशन थी फॉर रिवीजन के लिए, जो भी अदर प्रोसीडिंग्स थी बिफोर द एग्जिस्टिंग बोर्ड इमीडिएटली कमिंग फोर्स इन दिस कोड शैल बी हियर एंड डिसाइड बाय द बोर्ड। ठीक है, इस कोड के आने से पहले जो भी जितनी भी पेंडिंग थी प्रोसीडिंग्स, अपील वगैरह, जो भी रिवीजन के लिए एप्लीकेशन जो सब भी थी, वो इस कोड के आने के बाद वो बोर्ड द्वारा सुनी जाएंगी या डिसाइडेड की जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज ये थे सेक्शन 1 से लेकर 10 तक। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू मे आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।